पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत सीजफायर को तैयार हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं तो यह मुल्क युद्ध कैसे लड़ता। इस बीच खबर आई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का लोन दे दिया है। इस बात की काफी आलोचना हुई कि आतंकियों को पनाह देने वाले को 1 अरब डॉलर यानी 8.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त क्यों दी गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी मौलाना मसूद अजहर के खानदान को मिट्टी में मिला दिया। उसे ऐसी चोट दी कि वह आतंकी जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। IMF की मदद से आतंकी मौलाना मसूद को पालने में पाकिस्तान खर्च कर रहा है, और यह बात जगजाहिर है। यह बात IMF भी देख रहा है, यह बात अमेरिका भी देख रहा है, और यह बात दुनिया भी देख रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है भारत के साथ सीजफायर के ऐलान के तुरंत बाद आतंकी मसूद को 14 करोड़ रुपए देने की घोषणा। यानी हर एक आतंकी जो मारा गया उसके खाते में 1 करोड़ रुपए डालने की तैयारी। यानी मसूद अजहर को सीधे सीधे 14 करोड़ की पेशकश। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान आटे और चावल और दाल के लिए IMF से पैसे ले रहा है, जो पाकिस्तान IMF के पास बार बार जाकर भीख मांगता है, 25 किस्तें ले चुका है, जो पाकिस्तान दुनिया भर में भीख का कटोरा फैलाता है, वही पाकिस्तान IMF की मदद से आतंकियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपए वारे न्यारी कर रहा है। इसलिए पूछता है इंडिया, क्या अमेरिका को यह खर्च नहीं दिखता है? क्या IMF के सदस्य देशों को यह खर्च नहीं दिखता है? 1940 में पहली बार IMF के बारे में सोचा गया, 44 में स्थापना हुई। मकसद क्या था IMF का? मकसद यह था उन देशों की मदद करना, अल्पकालिक ऋण देना, सस्ते ब्याज में ऋण देना, जिन देशों की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से गुजर रही हो, जिन देशों के पास उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के पैसे नहीं हो, या वो बेल आउट के लिए यानी कि दिवालिया से बचने के लिए पैसे मांग रहे हो। पाकिस्तान में 25 बार पैसे लिया IMF से, लेकिन हर बार उसने इन पैसों को आतंकियों की तरफ मोड़ा। इस बात के पुख्ता सबूत हैं। और इस बार जब शहबाज सरकार ने आतंकी मसूद अजहर के लिए 14 करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो दुनिया के मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप खामोश क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पाकिस्तान बहुत लाडला मुल्क है। अमेरिका पाकिस्तान पर गर्व करता है, पाकिस्तान की नेतृत्व पर गर्व करता है। अमेरिका को पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क लगता है। तो ये मैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप IMF के इस पैसे के बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रहे हैं? क्या अमेरिका टेरर फंडिंग करवा रहा पाकिस्तान में IMF के पैसे से? भारत पाकिस्तान जंग के बीच IMF का 20,000 करोड़ का लोन देना पाकिस्तान को, यह किस ओर इशारा कर रहा है? IMF का पैसा आतंकियों पर पाकिस्तान क्यों खर्च कर रहा है? और क्या यह पहली बार है? बिल्कुल नहीं, यह पहली बार नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से आतंक को पालने पोसने के लिए अरबों और करोड़ों का खर्च करता रहा। IMF का एक नियम यह कहता है कि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, उस मुल्क का शेयर IMF में सबसे ज्यादा होगा। इस रूल की माने तो अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है IMF में। अमेरिका के इशारे के बिना IMF में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और भारत के विरोध के बाद भी जब यह केस जारी हुई, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, जो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले की खबर है, भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इस वोटिंग से एब्सटेन रहने का फैसला किया था। इसके बाद भी अगर IMF से पाकिस्तान के लिए, या यूं कहिए कि आतंकिस्तान के लिए, टेररिज्म के लिए अरबों की किस्त जारी की जाती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट आतंकिस्तान को है, डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट आतंकिस्तान को है, डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट पाकिस्तान को है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की कैसी नीति है, ये अमेरिका की कैसी नीति है? क्या ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं है? क्या आईएमएफ का पैसा मसूद अजहर के पास नहीं पहुंच रहा है? क्या आईएमएफ आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा है? क्या पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए? दुनिया के कई मुल्क चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। एक तरफ वो भारत का साथ देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आतंक को पालने पोसने में पाकिस्तान की मदद करते हैं। अमेरिका ने अपने मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से उसके घर में घुसकर बदला लिया। अमेरिका ने इराक और सीरिया में घुसकर तबाही मचाई बगदादी को मारने के लिए। लेकिन जब भारत ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी तो अमेरिका ने पाकिस्तान का लोन अप्रूव आईएमएफ में करवा दिया। भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यह अमेरिका की दोहरी नीति है। यह गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म है। जबकि भारत का मानना है कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, ना तो भला होता है ना बुरा होता है। और अमेरिका की इस दोहरी नीति को, आईएमएफ की इस दोहरी नीति को और पाकिस्तान की नीच चरित्र को भारत उजागर करके रहेगा। हम अपने इस मिशन में लगे रहेंगे। इसलिए मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, भारत को लेकर अमेरिका की दोहरी नीति क्यों है? पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति क्यों है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर जवाब देंगे? यह सवाल भारत आज पूछ रहा है। आईएमएफ की मदद को आतंकियों पर खर्च करता है पाकिस्तान खुलेआम। क्या यह दुनिया को पाकिस्तान की चुनौती नहीं है? और पाकिस्तान की इस नीचता को पूरी दुनिया कैसे शांत होकर देख रही है? पाकिस्तान के आतंकियों से किसे किसे फायदा हो रहा है? पाकिस्तान के एजेंडे का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज अपने हिसाब से क्या आज भी कर रही हैं? क्या आज भी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से अमेरिका का कनेक्शन है? कल तक आतंक से किनारा और आज आतंक का सहारा। पाकिस्तान का वक्त आ चुका है इस पर बातचीत करने के लिए। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने इस खास शो में पूछता है इंडिया। मैं कोहली साहब सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, चूंकि आप इकोनॉमी का ये मामला है, उसके बाद में बाकी डिफेंस के मेहमानों की तरफ जाऊं। कमाल का मजाक चल रहा है इस दुनिया में। एक तरफ आईएमएफ जो उन देशों की मदद करता है जो देश गरीबी में फंसे हों, जो देश दिवालियेपन की तरफ जा रहे हों, लेकिन आईएमएफ तो एक तरह से टूलकिट बन गया है दुनिया में। पाकिस्तान को बचाना है तो आईएमएफ की तरफ से लोन दिलवा दीजिए। सबसे बड़ी और संदिग्ध भूमिका अमेरिका की, सबसे ज्यादा स्टेक अमेरिका का। अमेरिका कहता है आतंकवाद के खिलाफ खुलकर लड़ेंगे, लेकिन वही अमेरिका आईएमएफ से पैसे रिलीज करवाता है और वही पाकिस्तान आईएमएफ के पैसे से 14 करोड़ रुपए कहता है आतंकियों को दे देंगे। तो पब्लिक डोमेन में 14 करोड़, अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान ने इस ओर बहाए हैं और 25 किस्तें आईएमएफ से ली हैं मौजूदा, अगर ताजा एक और किस्त को जोड़ दिया जाए। लेकिन फिर भी आईएमएफ की आंखों पर पट्टी है, अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों पर भी पट्टी है। या फिर सब कुछ जानते हुए भी वो भारत के खिलाफ कोई सख्त उनकी कोई विदेश नीति होगी? इस पर स्टडी करने की जरूरत है। कोहली सर। नमस्कार विवेक, और मेरे सभी माननीय डिफेंस पैनलिस्ट को और इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल 16%, एक छठा हिस्सा आईएमएफ का वोटिंग राइट्स अमेरिका के पास है। आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही कि बिना अमेरिका के अप्रूवल के आईएमएफ से कोई भी लोन ग्रांट नहीं हो सकता। और 1950 से लेके 2025 तक 25 किस्तें, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 24 थी, ये जो अभी रिलीज हुई है 8,500 9,000 करोड़ की, ये 25वीं किस्त थी। तो कुल मिला के 25 किस्तें रिलीज कर चुका। और जब जब ये किस्त रिलीज हुई विवेक,
उस समय पाकिस्तान दिवालिया निकलने के कगार पे था, यानी कि बैंकक्रप्ट होने की कगार पे था। तो अगर आईएमएफ ना बचाता तो पाकिस्तान का वजूद मिट गया होता, पाकिस्तान खत्म हो गया होता, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ गया। बिजली वहां नहीं है, पानी वहां नहीं है, पानी वहां पर दिन में 1 घंटा आता है ज्यादातर पाकिस्तान में। बिजली पावर कट 8 से 10 से 12 घंटे का पावर कट है अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के। नौकरी वहां है नहीं, इन्वेस्टमेंट वहां पर आती नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनके पास है नहीं, महंगाई की दर 25-30% के करीब है। ऑफिशियली वो 10-12 बोलते हैं, पर 25-30 असल में है। एक भी आर्थिक पैमाना अपनी जगह पर नहीं है। ऐसे में आईएमएफ जब आके लोन देता है और ये जानते हुए कि पाकिस्तान उस पैसे का केवल और केवल टेररिस्ट की वो फैक्ट्रीज चलाने में इस्तेमाल करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवादियों के कैंप चलाने में, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में उसका इस्तेमाल करता है, ये अमेरिका की दोहरी नीति को बताता है। डबल स्टैंडर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, ओसामा बिन लादेन को मारा और अपनी ब्लैक लिस्ट में दुनिया भर के आतंकवादी उन्होंने डाल रखे हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका खुल के आतंकवाद के सामने आया, और ये एक स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा स्टैंडर्ड, भारत को और अमेरिका को एक ही तरह, भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल देना। आपने देखा अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को एक साथ तोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी को और शहबाज शरीफ को एक ही तराजू में तोल दिया। ये कहां की अकलमंदी है? ना तो दोनों इकोनॉमीज का साइज एक है, और ये जानते हुए कि उसके मोस्ट वांटेड लिस्ट के आतंकवादी इस टाइम पाकिस्तान में रहते हैं। ये अमेरिका का दोहरा स्टैंडर्ड बताता है विवेक। अमेरिका का ही नहीं, इसमें 6% के करीब यूके की भी हिस्सेदारी है। उन्होंने इन दोनों को अगर हम मिला दें, आपकी वोटिंग पूरी तरह हो जाती है। और मैं ये भी बता दूं इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को कि आईएमएफ की जब मीटिंग होती है उसमें आप अगेंस्ट वोटिंग नहीं कर सकते हैं, या तो आप फॉर वोटिंग करते हैं या आप एब्सटेन कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारत ने खिलाफ क्यों नहीं वोट किया। आप खिलाफ नहीं कर सकते, आप एब्सटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पैसे का दुरुपयोग अमेरिका की और अन्य देशों की आंखों के सामने हो रहा है, और अब से नहीं सालों से हो रहा है। उसके बावजूद, और ये जो हाल की किस्त आई विवेक, ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि अभी हाल में ही अमेरिका और पाकिस्तान ने इतनी घिनौनी हरकत पहलगाम में करी, उसके बाद ये पैसा उनको दे देना, और ये पैसा आगे 1-1 करोड़ रुपए आतंकवादी के परिवारों को बांट देना। मुझे लगता है अमेरिका को खुल के ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि वो क्या चाहता है। क्योंकि और एक इंटरेस्टिंग बात विवेक आपको मैं बताऊं कि जब भी कोई उधार देने वाला किसी को उधार देता है तो वो ये सोच के देता है कि ये पैसा मेरा वापस आएगा। $260 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर उधार है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऐड कर दें, करीब $25 बिलियन साल की रीपेमेंट है। मतलब $25 बिलियन पाकिस्तान को साल का वापस करना होता है। ना तो वो पैसा वापस आना, ना वो किस्त वापस आनी। और जब भी मैंने जैसा कि कहा उधार देने वाला ये देखता है, तो क्या वो देख नहीं रहे ये पैसा उनका कुएं में जा रहा है, ये पैसा उनका कतई वापस नहीं आने वाला है। इसके बावजूद ये पैसा दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये साफ तौर पे बताता है कि भारत के खिलाफ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ये हरकत करे। ये अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट हो जाता है, वो चाहते हैं ये पैसा हम पाकिस्तान को देंगे तो पाकिस्तान इससे आतंकवादियों को अपने आप पनाह पालेगा, पोसेगा और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। विवेक, मैं इसको स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि बहुत ही गलत मंशा उन देशों की बता रहा है जो पाकिस्तान के लिए वोट करके इस पैसे को जाने देते हैं। विवेक, कोहली साहब, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, उसमें से एक पॉइंट पुल आउट करता हूं और मैं चलता हूं ओपी तिवारी सर के पास और इसके बाद बाकी मेहमानों के पास। आपने कहा कि जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हम, मान लीजिए मैंने शरद कोहली जी से कहा कि भाई मुझे सर इतने करोड़ रुपए चाहिए, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे घर का रेनोवेशन कराना है, कुछ चीज़ें ठीक करानी है और 1-2 जो है वो मामला कुछ रह रहा उसको फाइनल करना है और 1-2 लोगों के पैसे देने हैं। देन आई विल रीपे यू इन 5 years और 4 years और 3 years, वट एवर, 2 साल 3 साल 5 साल में आपको दे दूंगा। IMF से 25 किस्तें ली गई। IMF ने कितनी बार ये सुनिश्चित किया कि IMF ने जो पैसा पाकिस्तान को दिया वो गया कहां, वो उसका रूट क्या रहा, वो पैसे खर्च कहां हुए, उन पैसों को पाकिस्तान ने कहां इस्तेमाल किया? क्या यह बात IMF को पता है? जबकि IMF के चार्टर में क्लियर लिखा हुआ है कि जो पैसा IMF देगा उस देश को बताना होगा कि वो पैसे खर्च कहां हो रहे हैं, उस पैसे को खर्च कहां किया जा रहा है, किस मद में खर्च किया जा रहा है, कहां चीजें डेवलप हो रही हैं। 25 किस्तें IMF ने दी, कितने रुपए दिए इसका आंकड़ा भी मैं निकाल लूंगा। $100 बिलियन से ज्यादा जो है वो $100 अरब से ज्यादा जो है वो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। ये पैसे गए कहां, दुनिया जानने में इसको दिलचस्पी नहीं रखती।
या तो दुनिया को यह बात बिल्कुल पूरी तरीके से पता है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंक और टेररिज्म के लिए किया है, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए किया है, मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लिए किया है, या फिर दुनिया को कुछ पता ही नहीं है, पाकिस्तान को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। लेकिन दुनिया इतनी सीधी तो है नहीं। यानी कि पाकिस्तान एक टूल है अमेरिका और बाकी कुछ देशों के लिए, चाइना जैसे देशों के लिए। यह क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 25 बार लोन देने के बाद भी एक बार हिसाब किताब नहीं पूछना क्या मकसद दर्शाता है? ओपी तिवारी सर। तो विवेक, मैं कोहली साहब से पूरा सहमत हूं। देखिए, ये इंडिया की जो वॉर थी, ये टेररिस्ट के खिलाफ थी। पाकिस्तान के सपोर्ट में दो ही देश आए, वो भी चाइना पूरी रूप से नहीं आया, खाली तुर्की ने और अजरबैजान ने कुछ बोला। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका आया है और ट्रंप की जो एक्टिविटी हुई है, वो मुझे 1971 अर्ली 60s की याद दिलाता है। इसका मतलब ये ट्रंप साहब खाली नौटंकी कर रहे थे इंडियन ओरिजिन के लोगों का वोट देने के लिए। पुराने अमेरिका में और अभी अमेरिका में कोई अंतर नहीं है। ये तो टेरर का सरेआम सपोर्ट है। इस एक तो चीज साबित होती है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, ट्रंप के इशारे पर हुआ है, ताकि वॉर, युद्ध चलता रहे देशों में और इनके आर्मामेंट्स बिकते रहें। ऐसा घटिया आदमी नीच आदमी तो अमेरिका को भी समझ में आना चाहिए। इनके जो अपने लोग जिसे मारे गए, जो अटैक अमेरिका पर अटैक हुआ, उस टेरर के खिलाफ भी नहीं है। कैसा प्रेसिडेंट है जो खाली स्वार्थ और अपने पैसे के लिए लड़ रहा है? कभी जहाज कतार से ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है, कहना कुछ और चाहता है। अब ये तो इनाम दिया उसने। जहां तक अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का सवाल है, कोहली साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं एक पाकिस्तान इकोनॉमी की बात सुन रहा था इकोनॉमिस्ट का, वो कह रहे थे कि हम अभी लोन लेते हैं पिछला लोन देने के लिए, लेकिन अभी कुछ समय आ जाएगा कि वो लोन भी दे नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट तो छोड़िए। तो अभी क्या अमेरिका तो, पाकिस्तान तो आधा बिक ही चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो फाइनेंस है और बैंक्स है, 80% बाहर का है। कम्युनिकेशन सेक्टर पूरा ही बिक चुका है। तो पाकिस्तान ये लोट लौटा नहीं सकता, पाकिस्तान बिकना शुरू हो रहा है। सऊदी अरेबिया आ रही है कुछ एयरफील्ड करने के लिए, कुछ पोर्ट खरीदने के लिए। वो बता रहे थे कि जैसे पहले ब्रिटिश की गुलामत थी हमारे पास, ब्रिटिश के हम गुलाम में थे, अब ये पाकिस्तान पूरा कैंटोनमेंट का गुलाम हो गया है। अब इसका फायदा सिर्फ अमेरिका उठा रहा है। कैंटोनमेंट का गुलाम हो गया। कैंटोनमेंट करता क्या है? कैंटोनमेंट अभी 10 से 15,000 एकड़ जमीन भी ले रहा है पैदा करने के लिए। वहां के आवाम को समझ में कब आएगा, वो समझना जरूरी है कि जो भी आ रहा है, ये तो पाकिस्तान को, अभी अमेरिका को पूरा मालूम था कि जिस तरीके से कटोरा इनका भर रहे हैं, कटोरे का 25% जो इनकी बटालियन है, टेरर बटालियन और ब्रिगेडियर मेजर जनरल हाफिज साहब जो है, उनके पास जाएगी, बाकी चाइना के पास जाएगी। ये तो इस उम्मीद में रखे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान हमारी जहाज कुछ खरीद ले ताकि हमें कुछ पैसे आ सके। लेकिन एक संदेह और एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क अवश्य है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर, पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल की बात सुनिए। पाकिस्तान ने, हमने 1998 में जब दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके 5 या 6 महीने के अंदर इन्होंने न्यूक्लियर देश बन गए। अरे ईरान जैसे देश को 20 साल लगे। तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कहां थी कि न्यूक्लियर बनाएंगे? ये तो अभी पूरा रूप से साबित हो रहा है कि जो अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल है वो पाकिस्तान में है। उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी डर के लिए पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया और उसे पैसे ले रहे हैं। ये पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका ने 1960s में कोल्ड वॉर टाइम में गंदे काम के लिए यूज किया, वो काम अभी भी चलता आ रहा है, भले कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो या वो भी आ गए। इसी चक्कर में पाकिस्तान को उन्होंने खूब डॉलर दिए। अब पाकिस्तान खुश होकर गलतियां करता रहा। 1971 वॉर में अमेरिका सामने आया, फिर भी देखा कि हिंदुस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ा और मात खा के अपनी 7th फ्लीट वापस लेके जाना पड़ा। इंग्लैंड की भी फ्लीट आई थी अरेबियन सी में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, वापस चले गए। ये तो हमारी क्षमता थी, ये हमारी फौज का मनोबल ऊंचा था। किसी तरीके से इक्विपमेंट भी हमारे उनसे खराब थे, फिर भी हमने उनका कराया। अभी तो हालत अलग हो गई है। ट्रंप साहब को समझना चाहिए, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति बनी हुई है इंडियन साइंटिस्ट की वजह से, इंडियन वैज्ञानिक है जो बैठे हुए हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा तो कम शर्म करो। तो ये वैज्ञानिक जब हमारे लिए भी काम करने लगे, जो शुरुआत हो चुकी है, हमने आर्मामेंट्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन बना रहे हैं, ये बड़ा तिवारी सर, ये बड़ा दिलचस्प पहलू आप इसमें से पुल कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या सिर्फ पाकिस्तान की जमीन को लेकर है या फिर कोई और डीप इंटरेस्ट है अमेरिका का? आपने कहा 70s 60s की। एक बात तो जो मैं अमेरिका को अभी तक अपने करियर में या मैंने अपनी स्टडी से जाना है, आप लोगों के साथ बैठकर बातचीत करके जो अमेरिका को समझा है, अमेरिका की जो नीति है, जो CIA की पॉलिसी है खास करके, वो चेंज नहीं होती है। चाहे वो जॉन एफ कैनेडी रहे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप रहे,
वो सीआईए अपने हिसाब से ही चलेगा। वो अमेरिका की डीप थिंक स्ट्रैटेजी है, डीप पॉलिसी है, वो प्रेसिडेंट के हिसाब से चेंज नहीं होती, कोई भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीआईए अपने हिसाब से काम कर रहा है। सीआईए का इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है 20%, 30%, 50% भी मान सकता हूं, क्योंकि तालिबान को पैदा करने वाला पाकिस्तान, तालिबान को पैदा करने वाला अमेरिका। या यह भी हो सकता है इसके साथ साथ कि अमेरिका का कोई वेपन या वेपन सिस्टम पाकिस्तान में है, जिससे कि घबराकर अमेरिका ने इस वॉर को रुकवाने के लिए आपाधापी दिखाई। यह बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है इसका, बहुत एक डायनेमिक्स इसका चेंज हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। क्या छिपा हुआ है पाकिस्तान में अमेरिका के लिए? कौन सा खजाना गड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान के लिए पागल हुआ पड़ा अमेरिका? सिरोही सर का एक रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद में कैप्टन आपके पास आ रहा हूं, कैप्टन इंद्रजीत सिंह सर। सिरोही सर। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि जो आपने क्वेश्चन कई रेज किए थे कि सब पूछते हैं कि ये आईएमएफ लोन दिया किसने। आईएमएफ लोन, आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक मर्सनरी स्टेट है अमेरिका की। वो जो है पैसा दे के इससे जितने उल्टे सीधे काम है वो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए कराता है। रशिया जब अफगानिस्तान में आई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, तालिबान को जन्म दिया और तालिबान को फिर रशिया से लड़ाया। उसके बाद ये जो आईएमएफ लोन दिया है उसकी पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को। जरूरत किस लिए? क्योंकि साउथ एशिया में अगर उनको अपना प्रभाव रखना है तो अब पाकिस्तान को रखना जरूरी, उसका अस्तित्व रखना जरूरी है। चाइना को पाकिस्तान की जरूरत है, यूरोप को पाकिस्तान की जरूरत है। ये जो आईएमएफ लोन दिया, ये सारी आईएमएफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जाके इन्होंने अमेरिका को बताया कि अगर ये जो है आईएमएफ लोन नहीं दिया पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। जो भी ये जो सीपैक से जो सामान जितना चाइना से आता है यूरोप में जाता है वो बंद हो जाएगा। तो ये सब कंट्रीज का अपना अपना इंटरेस्ट है। चाइना का इंटरेस्ट था कि उनका सामान बिकना चाहिए, यूरोप का इंटरेस्ट था कि सामान उनका आना चाहिए, अमेरिका का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को हमेशा रखो ताकि कल अगर भारत के खिलाफ भी जरूरत पड़े तो पाकिस्तान वहां पे हो। मैं आपको बता रहा हूं विवेक जी, ये हमको समझना चाहिए पहले दिन से कि अमेरिका भारत के हित में नहीं है। अमेरिका कभी भी भारत के हित में नहीं था। अब 1962 में सिर्फ अमेरिका ने थोड़े बहुत हमको हथियार दिए थे, वो भी चाइना को रोकने के लिए, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। वो नहीं चाहते कि कम्युनिज्म जो है इंडिया तक पहुंचे। 65 में उन्होंने स्टार फाइटर, सेबर जेट, पैटर्न टैंक दिए हमको लड़ाने के लिए, हमको हराने के लिए। 71 में जैसे एयर मार्शल साहब बोल रहे थे 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेजा। तो ये अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। इनकी जो है जो हिपोक्रेसी है इनकी, ये जो है गुड मिलिटेंट्स, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म इनका जो चलता है। भारत के खिलाफ कोई एक्शन हो तो वो मिलिटेंट एक्शन है, और अगर अमेरिका या और यूरोपियन कंट्रीज में हो तो वो जो है टेररिज्म है। तो इस चीज को समझना चाहिए हमको। और ये जो पैसा दिया गया आईएमएफ का लोन का, चाइना ने क्यों नहीं इसको मना किया? चाइना ने, क्योंकि ये जो पैसा आएगा पाकिस्तान चाइना से हथियार खरीदेगा, टेररिस्ट को जो है ये पैसा मिलेगा। जो आवाम है वहां का वो तो 2 किलो आटे के लिए जो मोहताज है। तो ये सारी की सारी जो अमेरिका है, ये दुनिया में जितना भी आप देख रहे हो जो भी गड़बड़ होती है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका का हाथ होता है। और हमेशा भारत को इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रशिया एक हमारा ट्राइड आउट फ्रेंड है, हमने उसको हर बारी देखा है, लेकिन अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। कनाडा से सारी जिंदगी दोस्ती रखी, कनाडा को अपनी 51st स्टेट बनाना चाहता है, ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। तो ये मतलब जो अमेरिका है, मेरा ख्याल है ये दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर है, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी अमेरिका में, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो। विवेक जी, एज अ पॉपेट इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, बात सही है। लेकिन मैं जो बात तिवारी साहब ने उठाया उसको लेकर मैं कैप्टन इंद्रजीत सर के पास जा रहा हूं। 2 चीजें हैं, एक तो अमेरिका का दोगलापन, पैसों को लेकर, हथियारों को लेकर, पाकिस्तान के प्रति उसकी उदारता। लेकिन अमेरिका बगैर किसी फायदे के दोस्ती करेगा नहीं। जो नीति उसकी रही है खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जैसे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है सड़क छाप कुत्ते जैसा, 4 बिस्किट रशिया ने फेंक दिया तो उसके लिए लड़ लिया,
4 बिस्किट चाइना ने फेंक दिया तो उसके लिए ग्वादर बना दिया, 4 बिस्किट अमेरिका ने फेंक दिया तो उसके लिए न्यूक्लियर आर्सेनल रखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल रख रहा है अमेरिका के लिए? देखिए विवेक, आपने जो कहा है बिल्कुल इसमें कोई अमेरिकी जो जहाज है B-350 AMS वो पाकिस्तान में क्या कर रही है? दुनिया का कोई भी और मुल्क आ सकता था रेडिएशन चेक करने के लिए, पाकिस्तान खुद रेडिएशन चेक कर सकता था। निश्चित तौर पे ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना अमेरिका ही क्यों अपना भेजा है चेकिंग के लिए? क्या अमेरिका ही सबसे ज़्यादा बड़ा वैज्ञानिक है? क्या उसी के पास इक्विपमेंट है? किसी अन्य कंट्री के पास नहीं है? और ये देखिए कि इधर इसकी बात चर्चा शुरू हुई कि वहाँ पर कोई रेडिएशन जो है ना लीकेज हो रहा है, और उससे पहले अमेरिका का जो वहाँ पर विमान आ चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह तो जाता है, विचार करना पड़ेगा। बात रही लोन की, IMF लोन की, तो आप ये देखिए ये लोन हमारी जो समझ में है अब जो आ रहा है वो तो मैं ये जानता हूं कि लोन इस रास्ते आ रहा है, इस रास्ते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका हो चाइना हो, दोनों ही देश ये लोन जिस हिसाब से दिलाते हैं और फिर अपने उसी पैसे से अपने हथियार वहां खरीदवाते हैं। और टेररिज्म को इतना मजबूत इसलिए रखना चाहते हैं कि इनको जरूरत है। अमेरिका की दोहरी नीति जो है वो शायद भारत कभी कभी समझ नहीं पाता कि अमेरिका कभी किसी का नहीं हुआ है। जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के वहां जाके आतंकवादियों को मार देते हैं, और वही आतंकवादी अगर भारत में आके यहाँ अगर टेररिज्म फैलाते हैं या हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारे भारत के साथ दोस्ताना संबंध है, और दूसरी तरफ जब भारत के साथ इस तरह का अटैक पाकिस्तान करता है तो आप मुंह घुमा लेते हो। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और ये कहीं ना कहीं ये IMF का जो लोन है ये तो एक मजाक बन के रह गया है। मैं तो ये कहूंगा कि इसका कोई सिद्धांत ही नहीं बचा है, इसका कोई नियम नहीं बचा है। इसके ऊपर जो भी इससे जो जुड़े हुए देश हैं उन्हें इसके ऊपर जो है ना चर्चा करना चाहिए कि ये पैसा क्या सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि इसका वापस आने का कोई रास्ता स्रोत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। या तो फिर इसको ये लिख दिया जाए कि ये तो जो है ना बेसहारा गरीबों को इनको बांटने के लिए ये कोटा बनाया हुआ है, एक सिद्धांत बनाया हुआ है। क्योंकि आज दिन तक जितना भी पाकिस्तान को लोन दिया गया है क्या अभी तक कोई वापस हुआ है या आगे भी उम्मीद है? कोई गारंटी है किसी देश की कि ये पाकिस्तान वापस भी करेगा? तो इन चीजों का बहुत ही विचार करना पड़ेगा, एक को नहीं सभी देश को। और भारत को मैं कहना चाहूंगा कि आप कहीं इसमें न रहें कि अमेरिका आपका शुभचिंतक है। अमेरिका किसी का शुभचिंतक नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपने हित की बात सोचता है, अपने देश की बात सोचता है। जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो सारे तरीके अपना लेता है। अफगान में भी पहुंच जाएगा, वहां भी टेररिज्म खड़ा करा देगा, पाकिस्तान में भी पहुंच जाएगा, इराक को भी जो है ना कुछ ना। अमेरिका वो देश है जिस दिन लग गया कि अमेरिका के फायदे के लिए भारत की बलि अनिवार्य है, वो भारत की बलि देने से भी नहीं चुकेगा निश्चित तौर पे। 2 मिनट के अंदर पहली बात। और मैं एक और दुगलापन आपको सुनाता हूं अमेरिका का। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने कंफर्म किया है $760 मिलियन की दूसरी किस्त मिली है पाकिस्तान को। अभी इसी चंद घंटे पहले पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि शुक्रवार शनिवार तक 16 मई तक उसके विदेशी मुद्रा भंडार में ये पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये अभी जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान पर दिल खोलकर पैसे लुटा रहा है IMF। कमाल की बात है ये। और ये बगैर अमेरिका की सहमति के नहीं हो सकता। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ये अमेरिका बार बार ये डबल स्टैंडर्ड के साथ खेल रहा है। अब दूसरी किस्त जो है वो किस लिए जारी की गई है उसका डेटा भी सामने आया है। वो कहा जा रहा है कि क्राइसिस और एक्सटेंडेड फंड के एवज में $760 मिलियन दिया गया पाकिस्तान को। अचानक से कौन सा क्राइसिस आ गया और दनादन पैसे क्यों दिए जाने लगे? अमेरिका का न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्शन प्लेन वहां क्या कर रहा है? अचानक अमेरिका ने सीज फायर क्यों रुकवा दी? अभी 2 दिन पहले तो JD वांस कहते हमारा कोई लेना देना नहीं, भारत पाकिस्तान में जंग हो रहा हो, अपना समझें, आपस में तय कर लेंगे, भारत अपने हिसाब से फैसला कर लेगा। उससे पहले वहां के कई नेताओं के बयान सामने आए कि अमेरिका ने कहा कि भारत अपने हिसाब से तय कर लेगा, पाकिस्तान अपने हिसाब से तय कर लेंगे, दोनों सेटल कर सकते हैं अपने स्कोर को, दोनों को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। 2 दिन में अचानक ऐसी कौन सी बात पलट गई? कौन सा कमांड सेंटर तबाह हो गया? कौन से आतंकी निशाने पर आ गए? कुछ तो हुआ है शरद कोहली जी।
जिससे अमेरिका बहुत बुरी तरीके से छटपटाया है और बिल्कुल धड़ाधड़ पैसे रिलीज किए जा रहे हैं। हफ्ते में दूसरी बार पैसा रिलीज कर दिया गया। देखिए, जो दूसरी किस्त आई है विवेक, ये क्योंकि टोटल जो इस बार का बेल आउट पैकेज था वो करीब $2.5 बिलियन, 2.4 बिलियन डॉलर के बीच का था। तो अभी जो पहले रिलीज किया गया था वो $1.1 बिलियन के आसपास का था। अभी बाकी अभी एक और किस्त भी आएगी, क्योंकि टोटल जो है $2.5 बिलियन के आसपास का है। और पैसे का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए, आतंकवाद के लिए तो हो ही रहा है। आप अगर जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनका विवेक अगर आप लाइफस्टाइल देखें, इन सबके लंदन और न्यूयॉर्क में इनके घर हैं आलीशान। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। इनके बच्चे दुनिया के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं। और ये पैसा, मतलब भ्रष्टाचार जो है, इस पैसे से भ्रष्टाचार भी बेतहाशा हो रहा है, ना केवल आतंकवादियों के लिए बल्कि दूसरी जो ईविल है भ्रष्टाचार, उसमें ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के पास 10 या 15 बिलियन डॉलर का विवेक एट अ टाइम, पिछले कुछ महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, फॉरेक्स रिजर्व रहता है। और पाकिस्तान अपने यहां तो कुछ बनाता नहीं, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है और उसके अलावा थोड़ी सी टेक्सटाइल्स हैं। इसका वहां पर $25 बिलियन का साल का एक्सपोर्ट होता है। क्या बात कर रहे हैं कोहली सर, मल्टी बिलियन का टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है माल। वो उस एक्सपोर्ट में तो उस एक्सपोर्ट में उसको मैं एक अलग किस्म का आईटी एक्सपोर्ट कहता हूं, इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट कहता हूं। वो एक्सपोर्ट तो है ही है। पर जहां तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात है, कोई निवेश नहीं आता पाकिस्तान में। और क्योंकि जो देश सामान नहीं बनाएगा विवेक, उसको अपनी जरूरत पूरे करने के लिए बाहर से आयात करना पड़ेगा। उसको सब चीजें, दवाइयां भी चाहिए, केमिकल्स भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें भी चाहिए। ये सब इस फॉरेन एक्सचेंज से वो इंपोर्ट करता है। और उसके बावजूद पाकिस्तान का आवाम सड़कों पर, मेरे कुछ मित्र दुबई में हैं जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, पाकिस्तान के लोगों को जानते हैं। आगे संबंध रखने वाले से तो मैं क्यों रखने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि आप लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची की गलियों में एक बार चले जाइए, आपको वहां सिवाय गंदगी, भुखमरी और बेरोजगारी, ये 3 चीजें वो कहते हैं पाकिस्तान की हर शहर की गली में। ये गली की बात कर रहा हूं, अभी मैं गांव में तो जा ही नहीं रहा हूं, मैं उन गलियों की बात कर रहा हूं जो वहां के सबसे बड़े शहर हैं। आपको सिर्फ वहां पर मुफलिसी मिलेगी, लोग हताश है, नाराज है। और पाकिस्तान का जो आम आदमी है, मैं आपको एक बात बता दूं विवेक, कि पाकिस्तान का आम आदमी वहां की सरकार से परेशान है। सरकार तो वहां कोई है नहीं, कभी आईएसआई है, कभी आर्मी है, कभी शहबाज शरीफ साहब है, कभी कोर्ट है, वहां पर कोई एक पावर तो है ही नहीं। और एक और बहुत जरूरी बात हमें इस लोन के सिलसिले में समझनी होगी कि मान लीजिए मैंने आपको, अभी आप एग्जांपल दे रहे थे अपने और मेरे लोन देने का, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने मेरे से लिए। अब आप मुझे से कहते हैं, अन्यथा इसको मत लीजिएगा, आप कहते हैं भैया मुझे इसमें 10,000 और दे दो, वरना आपके 1 लाख भी डूब जाएंगे। आप 10,000 और दे देते हैं, मैं फिर आपके पास 6 महीने बाद आता हूं, भैया मुझे 20,000 रुपए और दे दो, वरना आपके 1,10,000 भी डूब जाएंगे। तो एक, इसको हम बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ डेट। मतलब आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि उनको लगता है कि अब ये देश अगर मर गया, पाकिस्तान तो फेल्ड नेशन है, अगर ये डिसइंटीग्रेट हो गया, जैसा कि माना जा रहा है कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और पीओके भारत के पास आ जाएगा, अगर ये देश टूट गया, खत्म हो गया, तो फिर जो पैसे गए थे वो गए, उसको बोलते हैं हिंदी में भट्टे खाते में। वो सारे के सारे लोन भूल जाएंगे। और सबसे बड़ा लोन देने वाला मालूम है कौन है विवेक? उनको चाइना है। आपने अभी, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि क्या वापस किया है? हाँ, वापस किया है, पर कैसे वापस किया है? इसकी टोपी उसके सिर। सऊदी अरेबिया से लिया, चीन को दिया, चीन से लिया, थोड़ा बहुत आईएमएफ को वापस किया, आईएमएफ से लिया, थोड़ा बहुत टर्की को वापस कर दिया, टर्की से लिया, थोड़ा वर्ल्ड बैंक को वापस कर दिया। ये पाकिस्तान करता है और इसी की वजह से उसकी एक्सटर्नल डेट, यानी कि जो बाहर की डेट है, वो इस समय $120 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। और जो इंटरनल डेट है, कुल डेट मैंने आपको मिला के बताया $260 बिलियन है। और पाकिस्तान कुल $370 बिलियन की जीडीपी की इकोनॉमी है। आप समझ सकते हैं, $370 बिलियन जीडीपी में $260 बिलियन उसकी डेट है। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। और मुझे लगता है कि इन देशों को अब खुल के सामने, क्योंकि अब तो ये जग जाहिर हो गया है, इन देशों को खुल के सामने आ जाना चाहिए कि हम आतंकवाद का साथ देते हैं, हम भारत के अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं, हम नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इनको, दुनिया चाहती है भारत तरक्की नहीं करे, अमेरिका भी चाहता है भारत तरक्की नहीं करे। बिल्कुल, ये तो चाइना चाहता है, ओपन सीक्रेट, ये इसमें कोई छिपी वाली बात ही नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं।
चाइना तो चाहता है अब की भारत बार- तरक्की नहीं करे, तो यूरोपीय नेशंस चाहते हैं भारत तरक्की नहीं करे। विवेक, तो अब की बार जब लोन इनको मिलेगा, क्षमा चाहूंगा आपको टोक रहा हूं, अब की बार जब इनको लोन मिलेगा तो हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, हमें अफसोस होना चाहिए कि ये आतंकवाद को बढ़ा देने के लिए एक और किस्त उनके पास आ गई। अब मैं इसको एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मानता, मैं इसको आतंकवाद की किस्त मानता हूं। दिस इज एक्सटेंडेड टेररिज्म फंडिंग, ईटीएफ इसको नाम दे देना चाहिए। तो इसी दुनिया के दोगलेपन पर तो मैं ये आज ये इंफॉर्मेशन शो लेकर आया हूं, आप लोगों को बुलाया मैंने। दुनिया बिल्कुल, के और बड़े बड़े मुल्क बड़ा बड़ा समिट करेंगे, कहेंगे कि वर्ल्ड टेररिज्म से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है, खत्म कर देना है, निस्तनाबूद कर देना है, बर्बाद तबाह कर देना है, किसी भी आतंकी को छोड़ना नहीं है। बैक ऑफ द गेट आईएमएफ से फंड करा देते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल। अभी और मैंने विवेक, जी, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात बताऊंगा। अमेरिका जी। के राष्ट्रपति का इंडिया और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलना, मैं आर्थिक तौर पर कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। हम हम इस टाइम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4.19 ट्रिलियन, वो $370 बिलियन। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन के आसपास पहुंचने लगे हैं। उनके तो आईएमएफ से उधार लिए हुए फॉरेक्स रिजर्व है जो अभी $760 मिलियन उनके फॉरेक्स रिजर्व में देखा $10-15 का है। हमारी पर कैपिटा इनकम $2800 है, उनकी पर कैपिटा इनकम $1500 भी नहीं है। आप कोई भी, हमारी इन्फ्लेशन 3.16% है, कल आंकड़े आए, उनकी इन्फ्लेशन 25-30% है। कोई एक भी तो चीज जब आप एक की सर तराजू में तोलते हैं। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल, आप कोहली सर आपके आंकड़े बिल्कुल सही हैं और आपका सवाल भी ठीक है, लेकिन एज ए हिंदुस्तानी मेरी दिलचस्पी बस इतनी है, पाकिस्तान कुछ भी करे, अमेरिका के साथ कोई भी रिलेशन रखे, चाइना के साथ कोई भी रिलेशन रखे, बस हमें परेशान ना करे, हमारे जो बॉर्डर एरिया से वहां से टेररिज्म जो है वो ना घुसाए, हमें उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिए जो बात मैं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं बताऊंगा पाकिस्तान सालाना कितने पैसे खर्च करता है टेररिज्म पर, और पूरी दुनिया क्यों आंखें मूंदे हुए, अमेरिका और बाकी कंट्रीज क्यों इस पर खामोश है, क्यों ऐसा दोगलापन आतंकवाद को लेकर है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक बड़ी खबर दर्शकों आपको बताना चाहते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है सिंधु जल समझौते पर। पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई है, जल समझौते पर फिर से विचार की अपील की है। पाकिस्तान ने जल संकट का हवाला दिया है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी जल संकट आ सकती है और ये भी एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। और अगर पाकिस्तान में सूखे के हालात पड़े, वाटर क्राइसिस हुआ, तो पाकिस्तान का घुटनों पर आना तय है और इसलिए लगातार ये भारत से अपील कर रहा है। सीधे न्यूज रूम चल रहा है शिवम के पास। शिवम, क्या जानकारी आपके पास, क्या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, पहले तो पाकिस्तान बहुत ही दिखाने का प्रयास कर रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अगर यहाँ पर पानी रोकेंगे तो खून की नदियां वहां पर बहा दी जाएंगी और हमारे पास ये असला है, वो असला है, न्यूक्लियर हमारे पास हथियार हैं, वो तमाम चीजें। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी औकात पर आ गया, अपनी हैसियत पर आ गया, उसको समझ में आ गया है हमें भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा तरीका है नहीं। लेकिन क्योंकि इंडिया ने एक ही शर्त रखी थी, हेल्ड इन अबेयंस, जब तक कि आप वहां पर आतंकवाद पर जो है अपनी लगाम नहीं लगाते, वहां पर उस पर एक्शन नहीं लेते। आपने ख्वाजा आसिफ का भी वो बयान देखा होगा जब उसने टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि अब हमने रिश्ते तोड़ लिए, वो पहले मतलब थे क्या? ये बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान में आतंकवाद एक साथ चलता है, पाक आर्मी, पाक सरकार और साथ ही साथ आतंकवाद एक साथ चलता है। लेकिन ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो भी मैं आपको बता दूं कि पाक वाटर मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिखा है और एक अपील करी है कि भाई जो आपका जो डिसीजन है इसको रिकंसिडर करिए, इसको दोबारा कंसिडर करिए। इसमें मुर्तजा ने लेटर ये लिख के कहा है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है अगर आप इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रोटोकॉल के तहत ये बात सामने तो रखी है, लेकिन ये भी कहा है कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अनमूव्ड है। वो उनकी जो अपील है, उन्होंने जो चाहा है, उनकी जो प्ली है, प्ली कहना चाहिए कि भाई दरख्वास्त है कि भाई हमारा पानी जो है वापस छोड़ दीजिए, यहाँ पर पानी का संकट आ जाएगा। लेकिन इंडिया अनमूव्ड है, हमने कहा है कि पानी तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो जो है हेल्ड इन अबेयंस तो हेल्ड इन अबेयंस रहने वाला है। अब ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा हेल्ड इन अबेयंस जब तक आप वहां पर टेररिज्म पर एक्शन नहीं लेने वाले। विवेक, आपने देखा होगा कैसे चेनाब का पानी वहां पर कम कर दिया ने खुद ही शिमला समझौता को बिल्कुल रद्द करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने खुद ही फैसला किया कि भारत के साथ किसी तरह की बातचीत या ट्रेड नहीं करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने खुद ही फैसला किया कि भारत के साथ व्यापार रद्द करेगा। तो अब भारत से क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। देखिए, आपने अच्छा यहाँ पर दुरुस्त फरमाया कि शिमला एग्रीमेंट रद्द कर दिया, तो फिर अगर शिमला एग्रीमेंट रद्द कर दिया तो फिर हमें पीओके की बात करनी चाहिए। भारत तो बिल्कुल पीओके की बात अब कर रहा है कि अगर अगली जो बातचीत होगी वो केवल पीओके पर होगी। ये हमें पहले ये भी समझना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जो हम उसको पानी दे रहे थे, जितना उनको देना था उससे ज्यादा दे रहे थे, हम उनको काफी बड़ी मात्रा नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। अब मुझे लगता है कि
भारत को भी अब किसी भी तरह के किसी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आना चाहिए और हम नहीं देंगे। दुनिया अपने तरीके से अपने पानी का इस्तेमाल करती है, चाइना अपने पानी का इस्तेमाल अपने तरीके से करता है। हम क्यों उदार बने और हम क्यों बड़ा दिल दिखाएं और फिर अपने ही लोगों का खून बहाएं, अपनी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ें। हम नहीं देंगे पानी तो नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। नहीं करेंगे किसी तरह की बातचीत इंडस वाटर ट्रीटी पर नहीं होगी। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। बेशक पाकिस्तान गड़गड़ाता रहे, लेकिन पाकिस्तान को भारत का महत्व जानना होगा एक पड़ोसी के नाते। इसके बाद इस पर कोई बातचीत होगी। टेररिज्म पर जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। गोपी तिवारी सर के पास जा रहा हूं। थोड़ी देर पहले शरद कोहली जी से बातचीत हो रही थी। 25 बार IMF से लोन लिया। अमेरिका की भूमिका संदेह के दायरे में और सवाल उठाना बहुत जरूरी है एज ए हिंदुस्तानी, एज ए इंडियन और एज अ जर्नलिस्ट। एक रिसर्च ये बताती है ओपी तिवारी सर की पाकिस्तान भारत में आतंक को बनाए रखने के लिए सालाना करीब 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 42 करोड़ रुपए खर्च करता है। और पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री चलाने के लिए, यानी कि टेररिज्म इंडस्ट्री TI, 638 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता है, यानी कि 80 मिलियन डॉलर। फिर भी दुनिया खामोश है, फिर भी अमेरिका के मुंह पे ताला लगा हुआ है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलेंगे, जो बाइडेन कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर उनके पहले जो भी मिनिस्टर्स रहे हो या फिर जो भी प्रेसिडेंट रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के मुंह पे ताला लगा रहा। तो ये जो रवैया है कि भारत का खून पानी और अमेरिका का खून खून, 9/11 पर हमला हुआ तो पूरा अफगानिस्तान छान दिया, 2 दशक तक लड़ते रहे। भारत ने 2 दिन की जंग क्या लड़ी, वो भी भारत ने जंग नहीं लड़ी, हमने तो जवाब दिया था पाकिस्तान को। तो अमेरिका का हलक सूखने लग गया। चलिए पाकिस्तान तो, चीन तो कम से कम खुलकर सामने आता और कहता हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दोगले लोगों से कैसे पार पाइएगा जो कहते हैं कि भैया अरे भारत तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर वेरी गुड, भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, हम सबसे पुराने लोकतंत्र है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, ये है वो है। ऐसे आस्तीन के सांपों से दिक्कत है सर। देखिए ये अमेरिका की बात देखिए, पहले खाली टेररिज्म इंडिया ही अफेक्टेड था। अब अमेरिका के इतने हजार लोग मारे गए ट्विन टावर्स ब्लास्ट में, उसका आतंकवादी को पाकिस्तान ने शेल्टर दिया। तो अमेरिका को खुद ही हमें अपने पॉपुलेशन का जवाब देना पड़ेगा कि जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा है पाकिस्तान ने उसको शेल्टर दिया और पाकिस्तान को ही हम हेल्प कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, अपने लोगों के लिए भी नहीं। ये पाकिस्तान अमेरिका की कैसी नीति है कि जिस टेरर ने अमेरिका को परेशान किया और जो देश उनको शेल्टर दे रहा है उस देश को बार बार दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये टेरर देश ही है, उनका अपने पॉपुलेशन में थोड़ा अलग बाहर जा रहा हूं, अगले लोगों की भी चिंता नहीं है। ऐसे घटिया लोगों के साथ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और भारत की नीति देखिए, सबसे बड़ी परेशानी भारत के खिलाफ उनकी थी कि भाई उनके F-35 खरीदने के लिए मना कर दिया। इतना घटिया जहाज था, उसको उम्मीद यही थी कि भारत उनके जहाज खरीदेगा, लेकिन नहीं, उसमें भी प्रोपेगेंडा कर रहा है ओपी तिवारी सर। आप तो एयर वाइस मार्शल रहे हैं। राफेल गिरा दिया अमेरिकी मीडिया ने डंका पे। और देखिए मैं कमाल की बात आपको बताता हूं, आपने शायद पढ़ा हुआ इसको, देखा होगा कहीं सोशल मीडिया पर। अमेरिका की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान की मीडिया ने कहा राफेल गिरा दिया, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है अमेरिका की मीडिया ने कहा राफेल गिरा दिया है। तो ये लोग जो है बदनाम करने में लग गए राफेल को और फ्रांस को, ताकि F-35 बेच सकें। आपदा में अवसर की बात जो कही जाती है, ये इतने दोगले लोग हैं। इनका किसी से कोई दोस्ती नहीं है, ना चाइना से है ना भारत से है। भारत को अपना हित समझना चाहिए। और मुझे लगता है जो बात आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ओपी तिवारी सर पूरा कीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमान के पास जा रहा हूं। ओपी तिवारी सर, भारत को ये पूरा समझना पड़ेगा कि भारत का कोई दोस्त नहीं है। जो भी आदमी आगे बढ़ रहा है तो 10 आदमी उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अब भारत से दुश्मनी इनको क्यों है कि हमेशा डर लगता है कि भारत को अगर छूट दे दी तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत ऊपर पहुंच जाएगा तो सारे देश दबे रहेंगे। तो पूरे देश हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, चीन हो, सभी पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आज जो अमेरिका खड़ा है, किसकी वजह से खड़ा है? भारतीय साइंटिस्ट हैं, भारतीय इकोनॉमिस्ट है जो उनका कंट्रोल कर रहे हैं। पुलिस आप बताएंगे तो भारत के लोग ही अमेरिका को महान बनाया हुआ है। तो इनको ही हमेशा डर लगा रहता है कि ये जो भारत के ओरिजिन के लोग जो उन्होंने अमेरिका को महान बनाया हुआ है, उनके लिए भी एक इंडिकेशन है कि थोड़ा अपने लिए भी सोचिए, उस सरकार को थोड़ा मजबूत कीजिए। और वही साइंटिस्ट हमारे यहाँ भी है। अब बाहर जाना बंद हो गए। अब भारत की जो प्रगति हो रही है, जो आगे बढ़ना है, वो बहुत तेज बढ़ेगा। तब अभी जैसे न्यूक्लियर उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अभी स्ट्राइक क्या हुआ, कैसे हुआ उनको समझ में नहीं आ रहा था। अभी लगने लगा कि सामने आके बोले, हिम्मत सच बोले कि भाई हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए हमने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया है। अब पाकिस्तान की बात 1-2 मिनट खाली करना चाहूंगा, देख लीजिएगा। पाकिस्तान की आवाम की चिंता न उनकी पॉलिटिकल लीडर्स को है और न आर्मी के अफसरों की है।
आर्मी के ऑफिसर तो निकम्फू हैं, 3 W से ग्रसित हैं। वो 1971 में सिद्ध कर दिया था, वुमेन, वाइन एंड वेल्थ, इसी के काबिल है और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 71 में ही अमेरिका ने उनको सुझाया कि आप हमारी सपोर्ट के बाद भी आप लड़ नहीं सकते, तो ये गतिविधि कीजिए, 2 बटालियन रेंज कीजिए और मेजर जनरल हाफिज को खड़ा कीजिए ताकि वो कर सके। जब मजबूरी बोलेगी हम उसको पैसे देंगे। कि अमेरिका के सर पे ही खड़ा हुआ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा संबंध दिखाते थे कि लगता था कि अमेरिका का दिल पिघल गया है। लेकिन जो जिस तरीके से हमारे ऊपर उन्होंने 98 में सैंक्शन लगाया था न्यूक्लियर के बाद, हम उधर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर। अभी यूक्रेन और रशिया वॉर में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो उनके बल पर लड़ रहा था, उनके व्हाइट हाउस में जाके कैसी ट्रंप की बेइज्जती की। ट्रंप को जरा शर्म नहीं आ रही है सर 98 में तो सर ये इतने कमीने हैं। 98 में जो पाकिस्तान की ISI है और जो अमेरिका का CIA है, ये दोनों मिलके जॉइंट ऑपरेशन राजस्थान में चला रहे थे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ। जानकारी साझा कर रहे थे दोनों बैठकर, पाकिस्तान और अमेरिका। ये इतने दोगले लोग हैं। और मैं इससे एक कदम और आगे की बात करता हूं। एक तो मैंने बात की कि अमेरिका का दोगलापंदी, दोगला रवैया जो है, माफ कीजिएगा मेरे वर्ड्स थोड़े सख्त हैं क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है। दूसरा जो पॉइंट मैं सामने रखना चाह रहा हूं तिवारी सर, अमेरिका को ईरान का परमाणु कार्यक्रम दिखता है, अमेरिका को पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम नहीं दिखता है। अमेरिका को पता नहीं है कि ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया। अमेरिका को पता नहीं है तालिबान कहां ऑपरेट कर रहा है। तालिबान के हाथ जिस दिन पाकिस्तान के परमाणु बम लगे, पहला निशाना अमेरिका होगा। इसको पता नहीं है शायद। विवेक, ये सही बात है, लेकिन वो तो आज भी देख रहा कि मेरे को 400 बिलियन का हमने एक कतार ने जेट खरीद दिया, अपने लिए दे दिया उनको। ये तो अपना देख रहा है। जिस तरीके से ये पानी की चिंता ना पाकिस्तान आर्मी जनरल्स को है, ना पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडर्स को है। जिस तरह जनरल बाजवा भाग गया, वैसे मुनीर और क्या गधा ये भी भाग जाएगा, वैसे लेके ये भाग जाएंगे। अब इनको आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को समझना है कि सड़क पर आओ, इनको काटो, तभी जाके पाकिस्तान में थोड़ी शांति है। सर अमेरिका जिस रास्ते पर है होगा। अब विवेक जी दूर नहीं है, दूर बिल्कुल सही बात है सर। ये जो हिलेरी क्लिंटन कह के गई थी कि आप अपने बैकयार्ड में सांप काट लेंगे और सांप आपको नहीं काटेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये अमेरिका के लिए भी था। अमेरिका को भी इस बात को समझना होगा। मैं सिरोही सर के पास, उसके बाद मैं इंद्रजीत सर आपके पास आ रहा हूं। सिरोही सर, अमेरिका के डबल पॉलिसी आप देखिए। TTP घर में घुसा हुआ है, जो तालिबान ऑपरेटेड, हालांकि तालिबान इसे इनकार करता है। तालिबान उधर डूरन लाइन पर बैठा हुआ है, अफगान तालिबान, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। पाकिस्तान का परमाणु जो कार्यक्रम है वो खतरे में है, या फिर न्यूक्लियर आर्सेनल या न्यूक्लियर एसेट्स जो भी है। जिस दिन तालिबान के हाथ लगा, पहला निशाना मैं बता रहा हूं अमेरिका होगा। उस दिन अमेरिका कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन ये फिर भी IMF से लोन जारी करेंगे पाकिस्तान को, प्यार करेंगे पाकिस्तान को। ये शायद CIA को समझ नहीं आ रहा अभी। सिरोही सर। विवेक जी, आपकी बात बिल्कुल अहम है। और इसमें जो है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इतने पास हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे वो जैसे आपने TTP बोला या तालिबान बोला, कि उसको जो है वो कभी भी कब्जा कर ले। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसमें जो है, जो आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका ने अपने बॉम्ब रखे, मैं कह रहा हूं अमेरिका ने बॉम्ब नहीं रखे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी मेरे को लगता है अमेरिका ने ले रखी है। तभी वहां पे जैसे ही न्यूक्लियर लीक की खबर मिली तो इन्होंने फटाफट अपना हवाई जहाज भेज दिया और इजिप्ट को बोला कि आप एक पूरा हवाई जहाज भर के बोरोन कर ले जाओ, क्योंकि बोरोन से जो है न्यूक्लियर रेडिएशन के ऊपर कंट्रोल करा जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये हमारी 4 दिन की लड़ाई चली तो अमेरिका पूरा का पूरा, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम पूरी रात जागते रहे और हमने नई नेगोशिएशन कराई। पहली बात तो पूरी झूठ है। अमेरिका का इस सीज फायर में या इस अंडरस्टैंडिंग में कोई रोल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह हर चीज के लिए अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब पाकिस्तान को लगा कि नेक्स्ट टारगेट तुम्हारी न्यूक्लियर साइट्स होगी, तब उन्होंने 12:37 पर उनके जो है पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से मैसेज आता है इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को कि हमारे DGMO साहब आपसे बात करेंगे। हमारे DGMO साहब ने टाइम देख के 3:35 पे उनसे बात की, तब जाके ये जो है अंडरस्टैंडिंग हुई कि लड़ाई बंद हो जाएगी। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं बिल्कुल झूठ है। और ये हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की आप वेबसाइट पे जाएं तो पूरा वहां पे जो है पूरा बताया हुआ टाइम शेड्यूल दिया हुआ कब क्या क्या हुआ।
तीसरी बात मैं कह रहा हूं, हमारी तो 4 दिन की लड़ाई थी, उसको इन्होंने जो है बंद करा दिया। इसराइल और हमास की तो 1.5 साल से लड़ाई चल रही है। कितने लोग हमास में मर चुके हैं, कितने लोगों को, जो इनोसेंट लोग हैं, 60-65 हजार औरतें बच्चे मर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां क्यों नहीं लड़ाई रोक दी? इसराइल तो उनके हाथ में था, वहां लड़ाई नहीं रोकी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है। वो अगर चाहे तो इसराइल को आज कह के जो लड़ाई बंद करा सकते हैं। अच्छी बड़ी सीज फायर हो गई थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस सीज फायर को तोड़ा के दोबारा अटैक कर दिया और अब कह रहे हैं गाजा को खाली कराएंगे। अगर ये इतने ही ज्यादा नेगोशिएटर हैं तो इन्होंने यूक्रेन और रशिया की क्यों नहीं करा दी? यूक्रेन की सिर्फ इसलिए कराना चाहते थे ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको ले सके। तो मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका की ये दोहरी गेम, अमेरिका का सिर्फ दुनिया में एक इंटरेस्ट है, वो अपना इंटरेस्ट है। और भारत को हमेशा, भारत की लीडरशिप को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इन F-35 क्या वो कुछ भी दे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कल आपको F-35 के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़े तो अमेरिका स्पेयर पार्ट देने से इनकार कर दिए। सर वो स्पेयर पार्ट छोड़िए, वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास कोई किल स्विच है, अगर हमसे दोस्ती तोड़े तो हम किल स्विच दबा देंगे, चाहे आपने पैसे दिए हैं नहीं दिए। क्रैश के डाटा दे दे, कोई देश नहीं खरीदेगा। हाँ, वो किल स्विच हम दबा देंगे। जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 5 साल में, उसका डाटा लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड विश्व फॉलो कर रहा है। वो किसी काम नहीं, वो किल स्विच की धमकी भी देते हैं सर। वो कहते हैं किल स्विच दबा दूंगा। अभी यूक्रेन को धमकी दी थी, किल स्विच दबा दूंगा, तो सारे फाइटर जेट्स आपके धरे के धरे रह जाएंगे। उनको बदनाम करके बेइज्जत करके आ गया, व्हाइट हाउस पे जाके उनके घर के ऑफिस में बेइज्जती करके आ गया, बोलते रहे सब। मैं ये कहता हूं कि वक्त आ गया है हम अपने नेचुरल अलाइज पर दोबारा से वही ट्रस्ट गेन करें और अपनी क्षमता को और ज्यादा विकसित करें, जिस पर भारत पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल से लगा हुआ है। तो क्या रूस की भूमिका एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है? एक बार मैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमी एंड फ्रेंडशिप, मैं एक बार कोहली सर का एक रिएक्शन चाहूंगा। कोहली सर। देखिए, जो अभी अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप साहब के लीडरशिप में, वो केवल और केवल ट्रेड और बिजनेस की बात करना जानती है। हर चीज को वो ऐसे तराजू में तोलते हैं जो कि ट्रेड और बिजनेस हो। उन्होंने लड़ाई से लेके, टैरिफ से लेके, जितना भी काम चल रहा है, और एक तो ये बात है। दूसरी बात इसमें मुझे ये देखने को मिली कि अपनी बात पे टिकते नहीं है। आज सुबह कुछ करेंगे, कल शाम को कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है भारत को, और मजे की बात यह है कि अगर आज अमेरिका में से भारतीय मूल के लोगों को निकाल दिया जाए विवेक, तो अमेरिका ठप हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। जितने भी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं और जो वहां पर डॉक्टर्स हैं और जो वहां पर टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, वो सब भारतीय मूल के लोग हैं। आज अगर भारतीय वहां पर एकजुट होकर वहां पर पीआईओ सारे निकल जाते हैं, अमेरिका बिल्कुल टोटली ठप हो जाएगा। तो एक तो ये अपनी बात पर टिकते नहीं है, एक ये हर बात को ट्रेड के तराजू पर तोलते हैं। तो मुझे लग रहा है भारत को अब ये नीति रखनी चाहिए कि भारत भी अमेरिका से केवल अपने इंडिया फर्स्ट के बात करे और ट्रेड की ही बात करे। जैसे कि कल WTO में एक एप्लीकेशन लगाई गई विवेक, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, WTO में भारत ने बड़ा बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी कि हम अब एल्युमिनियम, स्टील और उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पे ये 25% का रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। मुझे लगता है बिल्कुल सही अप्रोच भारत ने लिया है, चाइना वाला, और चाइना नहीं झुका। आप देखिए, अंततः अमेरिका को आगे आगे झुकना पड़ा। मुझे लगता है इन लोगों को इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएंगे। नहीं, और वैसे भी कुछ इनके साथ कुछ दिक्कत है सर, समझते हैं। मैं अब टीवी पर हूं इसलिए कह नहीं सकता। ये अपने आप को दुनिया का सबसे अव्वल किस्म का इंसान मानते हैं, अव्वल लोग मानते हैं और सुपर लोग मानते हैं। उसमें और डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो थोड़ा सा और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तिवारी सर आ रहा हूं। एक बार जी तिवारी सर, उसके बाद में इंद्रजीत सर। इस वॉर ने हमें एक बड़ी कैपेबिलिटी, हमने विश्व को एक्सपोज किया। वी शुड बी थैंकफुल टू क्या नाम है इनका, ट्रंप साहब का, कि उन्होंने ये अपना टेररिस्ट अटैक करवाया पाकिस्तान के माध्यम से। हमारी मिसाइल्स का, हमारे एयरक्राफ्ट्स का एक तगड़ा इमेज बन चुका है। हमारा मार्केट अफ्रीका होगा, ऑल अपकमिंग नेशंस होंगे। हमें पाकिस्तान का, हमें अमेरिका से ना कुछ खरीदना है, ना अमेरिका को हमें कुछ देना होगा। अमेरिका अगर कुछ लेगा, अमेरिका बेचता है क्या सर हथियार के अलावा? सारे हथियार हम इंडिजिनस तैयार कर रहे हैं, अमेरिका वैसे भी नहीं चाहिए क्या? रूस एक नेचुरल अलाय में, रूस से ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंद्रजीत जो देश खरीदना चाहेगा वो हमसे कम पैसे से खरीदेगा, बिल्कुल सर, अच्छी होगी, बिल्कुल मार्केट अच्छा बनेगा। और G20 में भी जिस तरह मोदी जी ने वर्ल्ड, अमेरिका, अफ्रीका सच को इंक्लूड किया, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारे संबंध उनसे अच्छे होंगे, हमारे माल भी अच्छे होंगे। रूस के साथ नजदीकी और बढ़ानी चाहिए।
बहुत अत्यंत आवश्यक है। इंद्रजीत सर। विवेक जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि रूस के साथ हमारी नज़दीकियां बढ़ाना चाहिए। रूस एक ऐसा देश है जिसके हम ऊपर हर तरह से विश्वास करते हैं, और आज दिन तक रूस ने हमें कहीं किसी जगह पे ऐसा नहीं किया है कि जिससे हमें लगा हो कि हमारा विश्वास उनसे कम हुआ हो। रूस हमारे एक बहुत ही सच्चा साथी है, और हर हालत में हर जगह पे हमारे साथ खड़ा रहा है। मगर अमेरिका के ऊपर विश्वास करना और अपने आप को धोखे देने वाली बात है। अमेरिका सिर्फ अपना फायदा सोचता है, अपने हित की बात करता है, और वहाँ भले ही वहाँ सरकार बदले, राष्ट्रपति बदले, मगर उनकी जो थ्योरी है, जो सोच है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जब जो बाइडेन थे तब देखिए भारत के अंदर क्या क्या हो रहा था, तब लग रहा था कि अब तो जब ट्रम्प आएंगे तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध जुड़ जाएंगे। मगर इन्होंने तो आके जो बाइडेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया है। तो यह सोचना पड़ेगा भारत सरकार को। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मोदी जी थोड़ा अपने विवेक से काम लेते हैं कि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने बहुत दबाव डाला। अमेरिका ने इतना दबाव डाला भारत को कि आप जो है ना रसिया के खिलाफ में जाएं, वोटिंग करें। मगर मोदी जी ने वहां विवेक से काम लिया और अपने हिसाब से उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी सोच है, रसिया हमारा दोस्त है, हम रसिया के साथ रहेंगे। पहलगाम इंसिडेंट के बाद कई चीजें सामने आई हैं जो कई हिंदुस्तानियों को एक तरह से मैसेज दे गई, या फिर पूरे भारतवर्ष को एक तरह से क्लियर मैसेज दे गई कि आपका सगा कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है, पहचानने की जरूरत नहीं है। दुश्मन सिर्फ वो नहीं होता है जो सामने से आता है, दुश्मन वो भी होता है जो पीठ पीछे वार करता है। और शायद अमेरिका ऐसी कैटेगरी में हमें रीथिंक करने की जरूरत है और अमेरिका की पॉलिसीज को बहुत क्लोजली स्टडी और मॉनिटर करने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।